एमएसआई साहब आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। पहले तो ज़रा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वाली बात कर ली जाए, क्योंकि हम ये ऑलमोस्ट ये मैच जीत चुके थे। अगर आपकी नज़र में व्हाट वेंट रॉन्ग? अच्छा, आपने तो खैर अज़मों का हवाला दे दिया। मैं आपको अगर 36 साल पीछे ले जाऊं तो 36 साल पुराना एक रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है और किसी नंबर 10 बैट्समैन ने एक सक्सेसफुल चेज में इतने रन बना डाले हैं 36 साल के बाद। और 36 साल कबल भी जब ऐसा हुआ था तो अपोनेंट टीम पाकिस्तान ही थी, तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में। जिस तरह से आपने कहा, पाकिस्तान की टीम कल एक ऐसे मैच में जिसको एक स्टेज के ऊपर आकर लग रहा था कि पाकिस्तान को यह मैच विन करना चाहिए, उस मैच में पाकिस्तान की टीम चोक कर गई। ये चोक का लफ्ज़ जो है साउथ अफ्रीका के साथ जोड़ा जाता था पहले, लेकिन अनकैरेक्टरिस्टिकली साउथ अफ्रीका की टीम ने 8 विकेट खोने के बाद उस टारगेट को चेज करने में वो कामयाब हो गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायूसी हमें ज़ाहिर है इस बात की यकीनन है कि पाकिस्तानी टीम उस मैच को फिनिश नहीं कर पाई, लेकिन मैं बहरहाल इस बात को भी काबिल दाद समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम ने एक ऐसे मैच को जो बज़ाहिर ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम चेज कर लेगी बआसानी, उसको पाकिस्तान ने एक मैच बनाया, एक मैच डाला पाकिस्तान ने ओपोनेंट टीम के साथ। और जब 99 पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे तो उस वक्त आप भी और मैं भी और पूरा पाकिस्तान जो है वो सोचा था कि अब हम ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक शानदार तारीखी इनिंग्स खेली मार्को यानसर ने और कैगिसो रबाडा ने उनके साथ, तो और वो मैच जो है उसको फिनिश करने में कामयाब हो गए। यकीनन कुछ टैक्टिकली चीज़ें जो है वो लैप्सेस हुए हैं जिनका तज़किरा हम यकीन करेंगे भट्ट साहब के साथ। तो लेकिन मैं जिस बात की दाद देना चाहता हूँ वो यकीनन ये है कि एक ऐसी टीम जो अभी 4 महीने कबल बांग्लादेश से अपने होम में जो है वो क्लीन स्वीप हो गई थी, उस टीम ने साउथ अफ्रीका के अंदर एक टफ टाइम दिया है। और हम टेस्ट मैच अगेन हारे हैं, लेकिन ये क्लोजेस्ट मार्जिन है टेस्ट मैच हारने का 2007 के बाद से अब तक। अच्छा, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट द मैच। हमने देखा पहली इनिंग्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ पर हमने वो पूरी टीम जो है वो 301 पर आउट कर दी। वो भी एंड पे आके हमने देखा कि जिस तरह से उसमें भी हम 213 पर 8 आउट कर चुके थे। हाँ, बॉश ने जिस तरह से पाकिस्तान पर अटैक किया और वहाँ पर भी, और हमें चाहिए था वहाँ पर अगर मार्जिन मजीद कम होता तो शायद ये बेहतरी आ जाती। लेकिन यहाँ पर एक दो फेसेस ऐसे हैं जिनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अगर बाबर आजम माशाल्लाह से दोबारा से 50 रन स्कोर कर लिया तो उसके बाद उन्होंने जो एक शॉट खेला वो मेरे ख्याल वो शॉट जो है वो सूटेबल नहीं था, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो शॉट बनता नहीं था, या शायद फील्ड प्लेसमेंट जो है वो मिस जज कर गए और वो बॉल जो उन्होंने खेला एक्स्ट्रा कवर की जाने पर वो कैच आउट हो गए। वहां पर बाबर आजम को मेरा ख्याल जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें तो विकेट गिरने का जो तसलसल होता है वहाँ पर क्लस्टर्स के अंदर विकेट गिरती हैं, और जब एक विकेट गिर जाए तो उसमें फिर जाहिर है कि झड़ी लग जाती है विकेटों की, और यही हुआ पाकिस्तान के साथ भी। यकीनन बाबर आजम पे जिस शॉट का आपने हवाला दिया वो बहुत मायूस कौन शॉट थी, और इसको टेस्ट क्रिकेट की इस्तिलाह में क्रिमिनल शॉट कहा जाता है। उस मौके पर जब बाबर आजम ने वो शॉट खेला तो 50 रन आप बना चुके हैं, आप पिच के ऊपर सेट भी हैं, खेल का तीसरा दिन है, कोई जल्दी भी नहीं है, आपको चेज भी नहीं करना है, या तो आपको चेज करने के बाद कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जगह मिलने का इम्कान नजर आता तो भी आप तेज खेलते, तो भी आप वो इंटेंट शो करते जिस इंटेंट की वजह से पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट जो है वो इस हाल में पहुंची है। तो वो एक गैर ज़रूरी शॉट था जिसको अवॉइड किया जा सकता था, और उस मैच ने यकीनन मोमेंटम शिफ्ट कर दिया साउथ अफ्रीका की जानिब, और फिर साउथ अफ्रीका ने उसके ऊपर कैपिटलाइज भी अच्छा किया। बाबर आजम के साथ साउथ शकील सेट हो चुके थे, उन्होंने 84 रन बनाया। उसके अलावा देखें कोई भी बैट्समैन जो वो पिच के ऊपर सेट नहीं हो पाया। तो एक तो ये होता है कि आप पिच के ऊपर आएँ और अनइवन पिच पर सेट होने से पहले ही आउट हो जाएं, लेकिन ये उससे बड़ा क्राइम है टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि आप सेट होने के बाद इस तरह के शॉट मार के आउट हो जाएं। तो यकीनन ये वो मोमेंट था जहां पाकिस्तान ने प्लॉट लूज़ किया, उसको फिर वापस लेकर आने की कोशिश की हमारे फास्ट बॉलर्स ने, और वो एक मौका पर उसमें कामयाब हो भी चुके थे। लेकिन वहाँ पर मैं यकीनन पॉइंट आउट करना चाहूँगा शान मसूद की कैप्टनसी के जो लैप्सेस थे, जिनकी वजह से मोहम्मद अब्बास की वो शानदार मेहनत जो है वो एक हाथ हो गई, जो उन्होंने अपना कैरियर बेस्ट बॉलिंग करवाई है सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में। वहाँ पर यकीनन आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए था, फील्ड प्लेसमेंट अच्छी रहनी चाहिए थी, और जब कम रन रह गए तो वहाँ पर एक ऐसे बॉलर को उन्हें बॉल पकड़ा दिया जिसने पूरे टेस्ट मैच में बॉल ही नहीं करवाई। और एक और बात अगर आप नोट करें तो ये जो नंबर 9 की जो पार्टनरशिप लगी है 9वीं विकेट पे, इसमें अगर आप निकाल कर देखें तो आपको कोई एक शायद बाउंसर मेरा ख्याल है कि नजर आएगा जो उन्हें टेल एंडर्स को किया है। उसके अलावा टेल एंडर्स को बाउंसर तक नहीं किए गए उन फास्ट बॉलर की जानिब से जो पेस बैटर जो है दुनिया भर में मशहूर थी। तो मेरा ख्याल है कि हमने प्लॉट लूज किया, उस प्लॉट को जो है वो रीगेन किया बॉलर्स ने, लेकिन कैप्टनसी के लैप्सेस की वजह से हम जो है उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, अगर ओवरऑल बैटिंग की बात की जाए, स्टार्ट से साइम अयूब वाज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग, हमने देखा ओडीआई सीरीज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन साइम अयूब जो है ना टेस्ट मैच में शायद वो टेम्परामेंट अभी तक वो बिल्ड नहीं कर पाए जो टेम्परामेंट हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जितनी क्रिकेट खेल चुके हैं उम्मीदें यही हैं कि उसमें बेहतरी लाएंगे। लेकिन इसमें हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली पहली इनिंग्स में 14 रन पर और दूसरी इनिंग्स में गालिबन 27 रन जी 28 रन उन्होंने बनाए दूसरी इनिंग्स में। देखें साइम अयूब और शान मसूद ने जो पहला जब उन्होंने ओपनिंग स्पेल खेला था 1 घंटे का, तो उसमें आपको ये लगेगा कि उन्होंने मतलब यकीनन वो टफ कंडीशंस थी, अनइवन बाउंस भी था पिच के अंदर, पेस भी था, बॉल जो है वो
ग्रिप हो रहा था फास्ट बॉलर के लिए, तो उसमें जो उन्हें पहला घंटा गुजारा वो एक अच्छी बारी उन्होंने ली। और लेकिन वहाँ पर शान मसूद ने जो है विकेट लूज़ की, उसके बाद ज़ाहिर दबाव बढ़ना शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ कि साइम अयूब जो है वो बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आए हमें, जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जब उनका डेब्यू हुआ था, यहाँ पर कुछ ना कुछ उनकी बैटिंग के अंदर बेहतरी के आसार नजर आए थे हमें। तो ये पिच चूंकि उस तरह की थी जिस पर बहुत ज़्यादा रन जो है वो नहीं बनते हैं आमतौर पर, लेकिन उनको उस तरह से चूँकि सेट होने का मौका नहीं मिला साइम अयूब को दोनों इनिंग्स के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इनको मजीद अगर खिलाएंगे इन पिचेस के ऊपर तो वो हमें मजीद बेहतर रिजल्ट देते चले जाएंगे। साइम अयूब चूँकि अभी नए आए हैं पाकिस्तान की टीम में, इसलिए साइम अयूब को उन पैरामीटर्स के ऊपर जज नहीं किया जा सकता जिन पर हम शान मसूद या बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान इस तरह के प्लेयर्स करते हैं। तो आई गेस जिस तरह से हमने वाइट बॉल क्रिकेट में इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया, रिसोर्सेज इन्वेस्ट किया और उन्होंने फिर पे बैक किया, तो रेड बॉल क्रिकेट में भी हमें साइम से जो है वो बेहतर मुस्तकबिल की तवक्को है। अच्छा, वैसे लोएस्ट टोटल कितना डिफेंड हुआ हुआ है सेंचुरियन के ग्राउंड में? सेंचुरियन में लोएस्ट टोटल तो 189 डिफेंड हुआ है। अच्छा। लेकिन उस 189 के बाद जो सेकंड लोएस्ट है वो 132 है जो डिफेंड हुआ है। और पाकिस्तान की टीम अगर ये कर जाती कल डिफेंड तो ये सेकंड लोएस्ट टारगेट होता जो इस सेंचुरियन में डिफेंड होता। पाकिस्तान की टीम अब 2007 से लेकर अब तक 9 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस जो है वो साउथ अफ्रीका में हार चुकी है। और पाकिस्तान को यकीनन एक बहुत अच्छा मौका मिला था ये टेस्ट मैच जीतने का। पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका में अगर रिकॉर्ड की हिस्ट्री देखें तो सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हैं जो अब तक जो पाकिस्तान की टीम जीतने में कामयाब हुई है, एक 1997 में, उसके बाद एक 2007 में। उसके बाद ये 9वीं कंसेक्यूटिव डिफीट थी जो हमें साउथ अफ्रीकन पिचेस के ऊपर हुई है। अच्छा, गेम यहाँ पर वही बात है ना, अगर बैटिंग की बात करें तो सलमान भट्ट साहब ने कहा था कि स्विच करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और स्पेशली इन टफ कंडीशंस में कि आप T20 खेल रहे हैं, उसके बाद आप ओडीआई खेल रहे हैं, ओडीआई के फौरन बाद अब आपने जब खेलना है ना टेस्ट मैच, वही बाबर की बात की कि जब बड़े शॉट मारने हैं तो फिर आपसे इतनी जल्दी स्विच नहीं हो पाएगा। तो वही सूरत आलम ने देखी सलमान अली आगा की सूरत में। सलमान अली आगा जो है उन्होंने खासा स्ट्रगल किया पहले इनिंग्स में, तो 1 पे दूसरे पे 18, और ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने T20 में भी अच्छा परफॉर्म किया था, जिन्होंने ओडीआईज में भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगेन वही बात है, शायद इनका भी टेम्परामेंट जो है ना, ये टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल इंटेंट से ज़्यादा टेम्परामेंट बिल्ड करने में अगर मेहनत करे पीसीबी और ये कोचेस तो शायद फायदा। सलमान अली आगा जो है वो तसलसल से रन करते आ रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट के अंदर, और कहीं ना कहीं उसमें ऐसा होता है कि 1-2 मैचेस के अंदर प्लेयर रन नहीं कर पाता। लेकिन मुझे सलमान अली आगा की जो बात ज़्यादा काबिल तशवीश लगी वो ये है कि कप्तान ने उनसे ओवर नहीं करवाए उस कंडीशन के ऊपर जब टेल अंडर खेल रहे थे, और टेल अंडर जो है वो आमतौर पर वल्नरेबल होते हैं स्पिन के अगेंस्ट। तो फास्ट बॉलर अगर आपको विकेट नहीं लेकर दे रहे थे, आज आपने देखा होगा दूसरी तरफ जो एमसीजी में टेस्ट मैच हुआ था उसमें जो ब्रेक थ्रू किया है वो ट्रेविस हेड ने करके दिया जब उन्हें ऋषभ पंत को आज आकर आउट किया। तो मेरा ख्याल है कि जो लंच ब्रेक के दौरान जो डिस्कशन हुई टीम के अंदर, यकीन कोनों की बात हुई होगी जब पाकिस्तान की टीम 8 आउट करने के बाद लंच ब्रेक के लिए गई थी, तो वहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बनाई गई, वहाँ पर जो प्लानिंग की गई, उसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई मसला था। वरना मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर जिस तरह से पहली इनिंग में भी साइम अयूब ने तंग किया था कि, और रबाडा को उन्होंने आउट किया था पहली इनिंग में, तो जब फास्ट बॉलर आपको विकेट नहीं लेकर दे रहे, आपको ये लग रहा है कि मोहम्मद अब्बास साथ कोई और फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जो कंसिस्टेंट लाइन लेंथ को हिट कर रहा है, तो वहाँ पर अगर आपने रिस्क लेना भी है तो आपको किसी स्पिनर को लेना चाहिए था, आमिर जमाल।